हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का 3 चैप्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी पावर एंड चैप्टर नंबर 3 मशीन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉर्क। टॉर्क किसको बोलते हैं? ठीक है, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क मतलब क्या हो गया? टॉर्क मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। पहला हो जाएगा टॉर्क के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, पहला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। दूसरा हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और फिर हमारा दूसरा हो जाएगा किसके? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे कि आप हमेशा देखते हो अपना दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा तो देखे ही होगे। अब दरवाज़ा में जो फोर्स लगाते हैं हैंडल में, तो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर में? लाइन ऑफ एक्शन जो हिंज लगा रहता है वो क्या रोटेट करता है, ठीक है, तो यहाँ फोर्स लगाते हैं और वो रोटेट करता है, तो जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क को क्या बोल सकते हैं? टर्निंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था टॉर्क। तो जो फैक्टर अफेक्ट करता है टॉर्क का, पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड और दूसरा है लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ मोशन। उसके बाद फिर जो टॉर्क है, टॉर्क जिसको हम टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, टाउ, इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, टॉर्क इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल बन सकता है। टॉर्क का हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर हमारा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा टॉर्क का? तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है? डाइन, ठीक है, और मीटर को हम किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में। तो ये इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब ये दोनों का जो रिलेशन है क्या होगा? तो सबसे पहले हमको पता है न्यूटन मीटर, जो 1 न्यूटन मीटर होता है, ऐसे करके कीजिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है। तो 1 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा टॉर्क का एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट का ये जो रिलेशन है इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छा से। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का सारा चीज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। टॉर्क के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है कपल। टॉर्क के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा
पहले एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, जो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स में जो बॉडी जो घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं, और जो फोर्स लगाने पे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे इसका डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे कपल, COU। अब हो गया हमारा कपल। अब ये क्या है, कपल मीन्स दो गो फोर्स, टू फोर्स एक्टिंग एट अ सेम टाइम में दो गो फोर्स एक्ट करता है जो दोनों अपोजिट होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, ये हमारा बोतल है, ठीक है, तो ये बोतल में ये इसको खोलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दो फोर्स, पहला ऐसे और दूसरा ऐसे, एक ही टाइम में हमारा दो फोर्स लग रहा है, दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो इसी को बोलते हैं कपल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका भी सेम हो जाएगा या फिर डायरेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कपल का फॉर्मूला, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कपल का हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। सॉरी, तो ये हो गया हमारा कपल। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, देख सकते हैं कॉपी है। अब कॉपी में क्या हो रहा है, बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है। इसमें सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स कॉपी को नीचे खींच रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है हाथ के साथ, फिर भी ये जो कॉपी है वो क्या अपना स्टेट मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये था एग्जांपल। अब हम बताते हैं कि इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स कोई भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फिर भी वो बॉडी क्या अपना स्टेट को मेंटेन किए हुए, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम टू टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का दो टाइप होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहा, उसमें नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर भी वो बॉडी क्या है, रेस्ट में ही है, तो उसको बोलते हैं वो जो बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। मैंने आपको एक कॉपी का मदद से एग्जांपल दिया था, वो किसका एग्जांपल था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं कोई भी बॉडी, ठीक है, मोशन में है, उसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, फिर भी अपना मोशन, वो अपना जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर रहा है, वो मोशन में ही रह रहा है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो सन के चारों ओर घूम रहा है, इसमें क्या है, अर्थ जो है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे लग रहा है। ठीक है, फिर भी जो अर्थ है वो क्या है अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, मोशन में ही रह रहा है, तो ये कौन सा स्टेट हो गया, ये हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कंडीशन कब होगा, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सारा फोर्स, नेट फोर्स जो जीरो होना चाहिए, जितना भी फोर्स उसमें लग रहा है वो जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी को हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हमारा होता है इक्विलिब्रियम के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मतलब क्या होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये इक्वल होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के। ओहो, क्लॉकवाइज मोमेंट के, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज जो होता है इक्वल टू होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के। जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W1 L1 इज इक्वल टू होता है W2 L2, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर एक बोर्ड एग्जाम में हर समय आता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ये फॉर्मूला W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 2 के वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी, उसके बाद पावर के बारे में। ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में। मैं आपको समझाता हूँ वर्क क्या हो गया। वर्क मीन्स कोई भी बॉडी में फोर्स अप्लाई किए एंड बॉडी जो डिस्प्लेस किया, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया, उसको वर्क बोलते हैं। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया, उसको बोलेंगे वर्क। ठीक है, यहाँ जो F हो गया, F इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स और S इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहां F जो है फोर्स है, S हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब SI यूनिट निकाल लेते हैं। तो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपको SI यूनिट बहुत इजीली से पता चल जाएगा। इसी से बनाते हैं SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। ठीक है, तो वर्क का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम लोग SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसको हम लोग जूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है, जूल भी होता है। अब ये था हमारा वर्क के बारे में। अब 3 केसेस ऑफ वर्क, 3 केसेस ऑफ वर्क। वर्क का हमारा 3 केस आता है यहाँ। इसमें से फर्स्ट जो है वो है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, अब पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क मीन्स जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाइड करते हैं और बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करें उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी गया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास मार्कर है, हम इसको फोर्स अप्लाइड किया, बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक चल गया और जिस डायरेक्शन में फोर्स किए वही डायरेक्शन में बॉडी गया, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क किसको बोलते हैं, सेकेंड केस हो जाएगा हमारा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मीन्स फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया और जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में गया फोर्स अप्लाइड किए। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करें नीचे की तरफ, जैसे छोड़ेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अप साइड की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है स्प्रिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है,
नेगेटिव वर्क। उसके बाद थर्ड केस है जो है हमारा जीरो वर्क। जीरो वर्क किसको बोलते हैं? अब जीरो वर्क में हमारा दो कंडीशन हो सकता है, या फिर फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, दूसरा कंडीशन है कि हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो जीरो वर्क हो जाएगा पहला है, या फिर सेकंड ऐसे भी आप लिख सकते हो, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अब मैं अभी आपको समझाऊंगा ये थीटा 90 डिग्री क्या है। फर्स्ट कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर बॉडी एक जगह से दूसरे जगह गया, ठीक है, और फिर से इनिशियल जगह में आ गया तो इसमें वर्क जीरो हो जाएगा। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये वॉल है, वॉल में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वॉल क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं, पर हम फोर्स लगा रहे हैं, अपना एनर्जी खत्म कर रहे हैं उसमें, बट बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। तो इस समय क्या हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है थीटा 90 डिग्री। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं वर्क का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो यहाँ होता है एफ एस कॉस थीटा। सेकेंड जो होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। मतलब जब कहीं जैसे कि हम ट्रॉली लेते हैं, ठीक है, ट्रॉली में जब धक्का मारते हैं तो फोर्स नीचे अप्लाई करते हैं और बॉडी क्या हो रहा है, उधर जा रहा है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि ट्रॉली है, हम फोर्स क्या हो रहा है, इससे अप्लाइड करें और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसके बीच में हमारा क्या होता है, थीटा एंगल बनता है। इसके बीच में थीटा एंगल बनता है, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है एफ एस कॉस थीटा का। तो अगर हमारा कॉस थीटा कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, मतलब जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी कूली जो है वो अपना फोर्स क्या है, मतलब उसका जो लोड है वो माथा पे कुछ लगेज लिए हुए है और वो बस खड़ा है। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस समय क्या हो जाएगा, इसका वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा, वर्क जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वर्क का दो कंडीशन समझा दिए। और ये था हमारा वर्क के बारे में सारा चीज। अब पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम पावर पढ़ते हैं, उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे। क्या है पावर? पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर किसको बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर बेसिकली क्या है, समझिए दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन क्या हो रहा है, सेम काम को करने में 1 घंटा लगा रहा है और दूसरा पर्सन है वही काम को करने में आधा घंटा में कर रहा है, मतलब इसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो ये काम क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू होता है W/T। बेसिकली जब रेट आता है तो डिवाइड बाय टी करते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ जो W है वो क्या हो जाएगा, W है वर्क डन। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब इसका पावर समझ गए क्या है, अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट। तो पावर का SI यूनिट होता है वॉट, जिसको डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W। ठीक है, पावर का SI यूनिट होता है वॉट। जिसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ये जो बल्ब वो कितना पावर का, मतलब कितना वॉट का, 10 वाट का, 20 वाट का, 50, 100 इस टाइप से सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या, उस बल्ब का कितना कैपेसिटी, कितना पावर है, उसको उस बल्ब के पास कितना पावर है लाइट देने का। ठीक है, तो वॉट होता है। और बेसिकली अगर हम इससे निकालें तो वर्क का क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, न्यूटन मीटर, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो SI यूनिट हो जाएगा वॉट। और अगर इस टाइप से करें तो क्या हो जाएगा,
वर्क क्या होता है न्यूटन मीटर और टाइम क्या होता है सेकेंड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क का एसआई यूनिट। बेसिकली हर जगह ज़्यादातर यूज होता है वॉट, आपको ऐसे भी जानना है। ठीक है, अब एसआई यूनिट हम देख लिए हैं, अब इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा न्यूटन का क्या होता है डाइन, मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड का सेकेंड ही, तो इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों का बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1 वॉट इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना डाइन होता है। तो सबसे पहले हमको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ये होता है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर से डाइन सेंटीमीटर आ गया, सेकेंड का सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट जो होता है इसमें डाइन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा यूज होता है अर्ज, ये भी आपको याद रखना है, डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ज भी होता है। तो 1 न्यूटन मीटर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ज, ये दोनों को जोड़ दिए तो फिर 10⁷ अर्ज आ गया। ठीक है, या फिर डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड ये भी लिख सकते हो। तो ये होता है हमारा अर्ज सेकेंड होगा। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर का अर्ज होता है, ये सेकेंड का सेकेंड। तो ये था पावर का, पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W/T। एसआई यूनिट हो जाएगा वॉट, या फिर हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ज सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए तो 10⁷ अर्ज पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये था हमारा पावर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी के बारे में। ये हमारा अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी किसको बोलते हैं, तो एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स वर्क करने कितना कैपेसिटी है, कोई भी बॉडी कोई भी पर्सन में कितना कैपेसिटी है काम करने का, उसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, मतलब उसके पास कितना एनर्जी है। तो एनर्जी का एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा, सबको पता होगा, जूल। ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ज, इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ज। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। ये कैसे आया, अच्छा चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ ये कैसे आया। हम जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये जो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर होता है, ये होता है, अभी मैंने आपको बताया। डाइन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अर्ज भी लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर को अर्ज भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर को अर्ज लिख सकते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट
फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक एनर्जी हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप होता है। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का दो फॉर्म होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है और कुछ हाइट में है, तो ये इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसको हाथ हटा देंगे तो मार्कर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी था, इसीलिए नीचे गिरा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने भी आपको बताया कि कोई भी बॉडी क्या एक सर्टेन हाइट पे है, मतलब उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है और बॉडी रेस्ट पे है। जैसे इसको हटा देंगे क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी था इसीलिए नीचे गिर गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, वेयर m है क्या, m इज इक्वल टू मास हो जाएगा, g इज इक्वल टू ग्रेविटी हो जाएगा और h इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, m इज इक्वल टू मास, g इज इक्वल टू ग्रेविटी एंड h इज इक्वल टू हाइट। अगर कोई बॉडी हाइट पे है तभी उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसमें मास है तभी मास रहना चाहिए। कोई भी बॉडी में, कोई भी मैटर में क्या होता है, मास तो होता ही है। अगर वो हाइट पे नहीं है मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस दो टाइप का होता है वो याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, अब है हमारा नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए बॉडी मूव कर रहा है। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होता ना तो बॉडी क्या होता है ना, स्टॉप रहता है। जैसे ये मार्कर को अगर फेंकेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, v इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेयर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी जैसे पंखा पे जो घूम रहा है, फैन घूम रहा है आपके घर में, तो किसमें वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और जो थर्ड हो जाएगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये क्या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो आ गया वो है डिफरेंट टाइप, बहुत सारा एनर्जी होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हीट एनर्जी से हम क्या हो रहा है, सॉरी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें हीट एनर्जी मिल रहा है, जैसे हीटर, ठीक है।
और ये जो माइक्रोफोन, ये क्या हो रहा है, हमारा जो साउंड है या फिर स्पीकर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी दे रहा है। और वही हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। तो इसी टाइप से बहुत सारा एनर्जी और इसका बहुत सारा चेंज भी होता है फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका होता है एनर्जी neither be created nor be destroyed, means energy neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to other। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो हमारा क्या है मार्कर है, इसको ये ऐसे है तो क्या है, इसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इसको जैसे फेंक दिए, ऐसे करके फेंके तो ये फिर किस में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, फिर कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसे इसमें मेरा हाथ में आके रुक गया तो ये क्या हो गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, ठीक है, ये देख सकते हो। तो एनर्जी ना ही हम क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, तो डेरिवेशन पढ़ते हैं। प्रूफ करते हैं कि एनर्जी ना बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल है, ठीक, और ये ए पॉइंट पे है, बॉल नीचे गिरा बी पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हो जाएगा सी पॉइंट। अब इसका जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो h ले लेते हैं, ठीक है। अब a से लेके b का हाइट हम x ले लेते हैं, तो ये b से लेके c का हाइट कितना हो जाएगा, b से लेके c का हाइट ये पूरा h है, उसमें ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट में हमारा क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको U से डिनोट करते हैं, ठीक है, U से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाइट पे है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा mgh। अब दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ए पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। अब वो कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, तो इसमें मास तो है बट वेलोसिटी क्या है, इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ये दोनों को जोड़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा
mgh प्लस 0, जो हमारा टोटल एनर्जी है वो mgh है। मतलब ए पॉइंट पे जो हमारा टोटल एनर्जी है वो mgh है। अब देखते हैं बी पॉइंट पे हमारा एनर्जी क्या है। तो एट पॉइंट बी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा एनर्जी। तो सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ये होता है फॉर्मूला। इसमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ तो वेलोसिटी निकालना होगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लॉ ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं तो v² इज इक्वल टू u²। ठीक है, ये माइनस है तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 2as। ठीक है, हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता कितना है, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां से लेके यहां तक बॉडी आया, ए पॉइंट पे क्या था, जब बॉडी जैसे मूव करने से पहले क्या है, इनिशियल पोजीशन इसका क्या है, 0 था। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। बॉडी को यहाँ इसे रखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस, अब एसिलरेशन क्या हो रहा है, ए से एसिलरेशन, तो ग्रेविटी के कारण बॉडी नीचे जा रहा है, मतलब एसिलरेशन हो जाएगा g। ठीक है, अब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x हुआ। तो हमारा v² जो आ गया, v² इज इक्वल टू 2gx, ये आ गया हमारा v²। तो इसको यहाँ फॉर्मूला में बैठा लेते हैं, हाफ m इंटू 2gx, v² क्या है 2gx। तो ए हाफ से ये 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ हो जाएगा mgx। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, मास m होगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगा, g का g ही होगा। अब जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, h माइनस x, ये हो जाएगा हाइट। हाइट हो जाएगा h माइनस x, तो यहाँ हो जाएगा mgh माइनस mgx, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इससे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इससे। अब टोटल एनर्जी, हमारा टोटल एनर्जी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है mgx प्लस में mgh माइनस ऑफ mgx, मतलब इसको और इसको जोड़ दिए तो हमारा जो टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh आ जाएगा, क्योंकि ये और ये कट गया। तो एट पॉइंट बी हमको पता चल गया टोटल एनर्जी mgh होता है। एट पॉइंट ए भी पता चल गया कि टोटल एनर्जी जो होता है mgh ही होता है। अब एट पॉइंट सी देखते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो एट पॉइंट सी देखते हैं। एट पॉइंट सी में क्या टोटल एनर्जी क्या होगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो ये हाइट क्या है, 0 है, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें V निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2। अब एसिलरेशन क्या हो जाएगा, एसिलरेशन हो जाएगा ग्रेविटी से, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो h हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। अब इस पे ये फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ m इंटू 2gh, इससे ये कट गया, यहाँ हो जाएगा mgh। तो टोटल एनर्जी अगर काउंट किए, टोटल एनर्जी तो क्या हो जाएगा 0 प्लस mgh मीन्स mgh, हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, थर्ड चैप्टर है वो है मशीन। मशीन क्या है, मशीन मीन्स कोई भी टूल्स, ठीक है, जिसको यूज करके हम अपना काम को इजी कर सकते हैं उसको बोलेंगे मशीन। या फिर दूसरे तरीके से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमको हेल्प करता है ताकि हम अपना काम को इजी से कर सकें, ये बोलेंगे मशीन। ठीक है, बेसिकली मशीन का काम क्या रहता है, हम लोग का जो वर्क है उसको इजी बनाता है। अब मशीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल मशीन और एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन किसको बोलते हैं, सिंपल मशीन में फ्यू पार्ट्स होते हैं, सिंपल मशीन में इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं होता है, ये लाइट इन वेट होते हैं। और ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन, ये इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हैवी रहते हैं वेट के कंपैरिजन में, और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़रूरत होता है बहुत सारा मशीन में। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हो गया हमारा सिंपल मशीन का पेयर ऑफ सीजर हो गया, फिर स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब क्या है हमारा सिंपल मशीन का एग्जांपल है। और कॉम्प्लेक्स मशीन का हो गया कार, टीवी, फैन, जनरेटर, ये सब क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन हो गया। ठीक है, तो ये था सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन के बीच का डिफरेंस। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मशीन, मशीन का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन जो क्या काम करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई, मतलब कम फोर्स लगा के ज़्यादा बॉडी को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा जैक, एग्जाम्पल हो गया जैक। आप सभी ने देखा होगा जब किसी का कार या फिर कार को सर्विस कराना, या फिर अगर कार का जो टायर अगर पंचर हो जाता है तो उसमें क्या लगाते हैं, जैक लगाते हैं। ठीक है, जैक लगाने के बाद इससे यहाँ रहता है हैंडल, उसको घुमाते हैं या फिर किसी में प्रेस करना होता है, तो कम फोर्स लगाते हैं तो क्या जो हमारा कार या ट्रक है इतना हैवी वेट है, फिर भी क्या होता है उसका टायर जो उठ जाता है कम फोर्स लगाने पर। और अगर आप सिंपल से अगर सीधा से जाओगे उसका टायर को उठाना तो नहीं उठेगा, पर अगर जैक लगा के उठाते हैं तो ईजिली उठ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मशीन जो जैक है वो हमारा क्या फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। बेसिकली अगर हम मान लेते हैं 100 न्यूटन या 200 न्यूटन लगाते हैं तो 400, 1000, 2000 इस टाइप से क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई करता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर का जैक। सेकेंड है इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करता है। जिसे आप सभी ने देखा होगा वेल, ठीक है, वेल से जो पानी निकालना होता है, ठीक है, तो अगर हम सिंपल से इस टाइप से खींचे तो क्या होता है हम लोग को इनकन्वीनियंट लगता है, ठीक है, उतना डायरेक्शन क्या उतना सफिशिएंट नहीं है। पर यही अगर हम पुली लगा दें, पुली लगाने के बाद क्या होता है नीचे खींचना पड़ता है, फोर्स क्या लगाते हैं नीचे लगाते हैं, जो हम लोग के लिए क्या कन्वीनियंट है, ठीक है, अच्छा है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुली, जो डायरेक्शन को क्या करता है चेंज करता है हमारा कन्वीनियंट वे में, ठीक है, जिससे हम लोग को इजी होता है। थर्ड फंक्शन है इट इज यूज टू गेन इन स्पीड ऑफ वर्क, मतलब कोई भी काम जब कर रहे तो उसमें क्या होता है स्पीड को गेन करने का
गेन करने में हेल्प करता है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सीजर, इसका एग्जांपल हो जाएगा सीजर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सीजर। जैसे मैं आप सभी ने सीजर का यूज किया होगा। जैसे अगर हम कपड़ा काटते हैं या फिर पेपर काटते हैं तो क्या है, हमारा जो स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये था फंक्शन एंड यूजेस ऑफ मशीन। ठीक है, अब पढ़ते हैं टर्म। हाँ, तो लोड क्या है? लोड मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी रखा है उसको बोलेंगे लोड। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमारा सीजर है, ठीक है, तो सीजर के ऊपर ये जो पेपर रखा हुआ है तो ये क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोड। उसके बाद फिर सेकंड जो है हम पढ़ते एफर्ट, किसको बोलते हैं? एफर्ट। एफर्ट मीन्स जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलेंगे हम एफर्ट। जैसे फिर से मैं आपको सीजर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमारा सीजर है, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया, पेपर हो गया सीजर के लिए लोड। उसके बाद जो हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, पेपर कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एफर्ट। एफर्ट मीन्स जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलेंगे सिंपल सा एफर्ट। ठीक है, अब ये हो गया एफर्ट, लोड हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल, जिसको एमए लिखते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसको लिख देते हैं, रेशियो बिटवीन लोड एंड एफर्ट is called mechanical advantage. Means mechanical advantage means ratio between load and effort जो होता है, इसका रेशियो, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। जिसे इसका फॉर्मूला हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज का लोड बाय एफर्ट। ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या क्या कंडीशन है, मतलब जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है या इक्वल टू होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो अब जो हमको पढ़ना है वो है कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। क्या? कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, पहला कंडीशन है वो है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां समझाता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि हमारा जो लोड है वो 10 न्यूटन का है, ठीक है, और जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद 2 न्यूटन हो गया। बेसिकली क्या है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कम एफर्ट लगा रहे हैं और ये जो लोड है वो ज़्यादा है। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 2 है वहाँ। तो इस समय क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी है वो एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। फोर्स मल्टीप्लायर। फिर से समझिए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड बाय एफर्ट। हमारे पास लोड जो है 10 न्यूटन का है, एफर्ट लगा रहे हैं 5 न्यूटन का ही। ठीक है, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 2 आ गया। मतलब जो ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो मशीन है वो एक्ट एज करेगा किस जैसा, फोर्स मल्टीप्लायर का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैक में, कम फोर्स लगा के ज़्यादा एफर्ट, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है,
तो मशीन काम करेगा कैसा, फोर्स मल्टीप्लायर का। सेकेंड कंडीशन है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। हाँ, तो हमारा सेकेंड है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले जो लोड है इसमें क्या होगा, हमारा जो लोड है वो है 10 न्यूटन और एफर्ट भी है 10 न्यूटन, मतलब यहाँ 1 है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 1 है। मतलब जितना फोर्स लगा रहे उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जितना एफर्ट लगा रहे उतना ही लोड क्या हो रहा है, वो हट रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोड का। तो इसमें जो मशीन काम करेगा क्या करेगा, चेंज करेगा डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। इस समय जो मैकेनिकल एडवांटेज है इक्वल टू 1 रहेगा, मतलब मशीन क्या करेगा, डायरेक्शन को बस चेंज करेगा। इसमें एग्जांपल हमने बताया था आपको पुली का, ठीक है। जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसमें क्या है, मशीन जो चेंज करेगा डायरेक्शन। थर्ड हो गया, थर्ड जो है मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमारा लोड है वो लोड क्या है, लोड है 10 न्यूटन का और हम एफर्ट लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। इसमें क्या हो जाएगा 1/2, मतलब लेस देन 1 है। तो इसमें हम देख सकते हैं हम जो हमारा लोड है वो कम है, एफर्ट हम ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मशीन है वो करेगा गेन इन स्पीड, मशीन गेन इन स्पीड। इसमें जो ये जो मशीन होगा स्पीड को गेन करेगा। जैसे मैं आपको लाइव प्रूफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, सीजर है, सीजर है। इसमें क्या है, ये जो लोड है वो बहुत कम है पर हम एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, पर ये जो क्या है गेन इन स्पीड कर रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये मशीन क्या हो जाएगा, गेन इन स्पीड का, ठीक है। ये हो वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो किसको बोलते हैं, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेस लोड। मतलब वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी, हम यहाँ वैसे वेलोसिटी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब DE/DL, ठीक है। ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, DE/DL, ठीक है। ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। अब इसी में हम लिख देते हैं कंडीशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो। कंडीशन क्या है, सेम है, मैकेनिकल एडवांटेज के जगह हम लिख देते हैं कंडीशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो VR। अब इसका कंडीशन क्या है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज दोनों का सेम, मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मशीन काम करेगा क्या, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा तो चेंज करेगा डायरेक्शन, एंड मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा तो गेन इन स्पीड का काम करेगा, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हमारा वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो हमारा क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन मशीन, इसमें हो जाएगा वर्क डन ऑन मशीन, मीन्स मशीन पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी जो है मशीन को जो एनर्जी दे रहे हैं उसको बोलेंगे हम वर्क इनपुट, ठीक है। वर्क आउटपुट किसको बोलेंगे, वर्क आउटपुट। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मशीन, वर्क डन बाय मशीन। देखिए वर्क इनपुट मतलब जो हम मशीन को एनर्जी दे रहे हैं तो हो गया वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट मतलब जो मशीन जो उस एनर्जी से जो काम कर रहा है, मतलब जो वर्क डन कर रहा है मशीन,
तो हो जाएगा वर्क आउटपुट। तो अब एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटा से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्क आउटपुट, W से वर्क है, ठीक। वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। मतलब जो हम एनर्जी दे रहे हैं मशीन में और कितना आउटपुट हमको मशीन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमको बताता है एफिशिएंसी। तो सबको पता है कि जो मशीन का 100% एफिशिएंसी नहीं है। अगर हम आइडियल मशीन लेंगे, ठीक है, आइडियल, देखिए सबसे पहले जो मशीन में हम एनर्जी डालते हैं उतना ही एनर्जी का काम जो हमारा नहीं होता। मतलब जितना एनर्जी डालते हैं उतना एनर्जी का हमको वर्क नहीं देता है। कुछ एनर्जी जो है मशीन में फ्रिक्शन होता है, उसके कारण कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम आइडियल मशीन का बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर मशीन का बात करें तो जो वर्क इनपुट है, मतलब जो हम वर्क दिए वो इक्वल टू नहीं रहेगा। मतलब वर्क इनपुट इज नॉट इक्वल टू रहेगा वर्क आउटपुट का। जो हमारा प्रैक्टिकल मशीन है, जितना वर्क, मतलब जितना हम एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी का हमको आउटपुट नहीं दे रहा है प्रैक्टिकल मशीन। बट अगर हम आइडियल मशीन का बात करें तो जितना हम मशीन पे वर्क करें उतना ही मशीन भी वर्क कर रहा है। मतलब जितना एनर्जी सप्लाई करे उतना एनर्जी का हमको मशीन वर्क करके दे रहा है। तो ये आइडियल कंडीशन का होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया एफिशिएंसी क्या होता है, इसका भी क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। इसके साथ हमारा अब जो लास्ट टॉपिक बचा है ये है हमारा रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड नीटा का। रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड नीटा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा? तो नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। नीटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, नीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन से अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो ये फॉर्मूला से आता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू नीटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये हमने मशीन के बारे में पढ़ लिया। अब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुली, ठीक है। पुली हमारा यहाँ दो टाइप का होता है। एक होता है पुली जो है दो टाइप का है, एक है हमारा सिंपल फिक्स्ड पुली और एक हो जाता है हमारा सिंपल मूवेबल पुली, ठीक है। पुली दो टाइप का होता है, सिंपल फिक्स पुली एंड सिंपल मूवेबल पुली। सिंपल फिक्स पुली किसको बोलते हैं? जिसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है, मतलब जिसका जो हमारा एक्सेस है वो फिक्स रहता है। तो इसका क्या है, एक्सेस है, एक्सेस इसका फिक्स रहता है, ठीक है। और इसका जो एक्सेस है वो क्या रहता है, मूवेबल रहता है। सिंपल फिक्स पुली का एक्सेस फिक्स रहता है और इसका जो है वो मूवेबल रहता है, इसका एक्सेस जो मूवेबल रहता है, ठीक है। अब जो हम सिंपल फिक्स पुली यूज करते हैं वो बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारा वेल से पानी निकालना हो गया इसमें यूज करते हैं, ठीक है। बट ये जो सिंपल मूवेबल पुली रहता है वो अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, ठीक है। इसका जो हमारा वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बारे में।
ये क्या है, ये बेसिकली चेंज करता है डायरेक्शन को, सिंपल फिक्स पुली। बट जो ये सिंपल मूवेबल पुली है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, ठीक है। जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है, मतलब वो क्या करेगा, हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। तो ये जो सिंपल मूवेबल पुली है वो क्रेन इस सब में यूज होता है। तो क्रेन में क्या होता है, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा फोर्स को, क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा ट्री हो गया, वो लोग को बहुत ज़्यादा वेट होता है, मशीन हो गया या फिर जितना भी हो गया, तो क्रेन में क्या लगा रहता है, सिंपल मूवेबल पुली, उसमें कम फोर्स लगा के ज़्यादा लोड को हम उठा पाते हैं, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है सिंपल मूवेबल पुली का, ठीक है, क्लियर है। ये जो पुली होता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, उतना अच्छा ड्राइंग मेरा नहीं होता है। यहाँ हम लोड ले लेते हैं, ये हो जाएगा लोड, ठीक है, और इधर से एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा लोड, और इधर हम लगाते हैं एफर्ट, और ये ग्रूव रहता है थोड़ा स्टेप से। तो ये सिंपल मूवेबल पुली। अब हमारा जो नेक्स्ट पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, इसमें पढ़ना ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम किसको बोलते हैं। देखिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाला 2 गो रहता है पुली, वो फिक्स पुली रहता है, नीचे वाला 2 पुली रहता है वो मूवेबल पुली रहता है, ठीक है। अगर 4 पुली वाला देखेंगे तो ऊपर वाला 2 गो फिक्स और नीचे वाला 2 गो मूवेबल पुली रहता है। तो इससे काम क्या करता है, ये भी एक टाइप का फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। तो इसी के साथ हमारा मशीन चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला एक साथ देखना है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं कोई नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।